नमस्कार, द ज्ञान सौर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में अभी हम लोग जो कर रहे हैं उसमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं और एनसीईआरटी के 4.3 में से हम लोग कुछ सॉल्यूशन किए हुए हैं। एक दो सॉल्यूशन बचा हुआ है, उसको हम लोग करेंगे, आज देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी नए व्यूअर हैं पूरे वीडियो को देखें। वीडियो अगर समझ में आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है मैसूर एवं बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 किलोमीटर 1 घंटा कम समय लेती है। कब? यदि उसके बीच में जो स्टेशन है उस पे जो समय लग रहा है ठहरने का उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, ध्यान में नहीं रखा जाए, तब यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो। एक्सप्रेस का मतलब होता है जो अधिक तेज चलता है, सवारी का मतलब हो गया जो उसके सापेक्ष कम तेज चलता है। तो कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। अब देखिए हम क्या करेंगे। आप जानते हैं कि जिसको निकालना होता है प्रश्न के अनुसार, जो भी हमें ज्ञात करना होता है, जो अनडिफाइंड होता है, उसे हम अपने मन से कुछ एक टर्म में मान लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, फिर वही काम करेंगे। आप लिखेंगे, इसको लिखिए, माना कि, लिखिए माना कि, लिखिए माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल औसत चाल। थोड़ा सा इसको पहले समझ लीजिए, इसको हम एक ड्राइंग के द्वारा दिखाते हैं। यह हो गया आपका मैसूर, यह हो गया आपका बेंगलोर, है ना। यहां से यहां की दूरी यह जो है वह कितनी है, 32 किलोमीटर, 132 किलोमीटर तो दूरी दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर दो गाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है और एक एक्सप्रेस गाड़ी है। कौन गाड़ी है? एक्सप्रेस गाड़ी, है ना। हमने सवारी गाड़ी का चाल मान लिया कितना, x, और एक्सप्रेस गाड़ी का जो चाल है, देखिए इसमें कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से कितना अधिक हो, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो एक्सप्रेस का चाल कितना हो जाएगा बताइए, x + 11। लेकिन दोनों के द्वारा जो दूरी तय होगा वह कितना होगा, प्रत्येक स्थिति में 132 किलोमीटर ही दूरी तय होगा। तो दोनों का कुछ समय निकलेगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर आप जानते हैं पहले से ही हमने बताया है कि दो तरीका हम यूज करते हैं, दो समय मिलेगा। उसमें से या तो अगर दिक्कत हो रहा है तो पहले देख लीजिए कि ज्यादा वाला समय कौन है और कम वाला समय कौन है ना। ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा करके आज जितना के दिया होगा समय उसमें कम या ज्यादा प्रश्न में उसके बराबर कर लेंगे। जैसे कितना कह रहा है, कम लगता है 1 घंटा, है ना, तो समय को घटा करके 1 कर लेंगे। और नहीं तो अगर समझ रहे हैं, है ना, कि किस समय से कौन समय ज्यादा लग रहा है और किस समय से कौन समय कम लग रहा है, तो उसके अनुकूल बना करके लिखेंगे। बात समझ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे डायग्राम लिखा हुआ, इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं, है ना। हम उसके अनुसार ही करते हैं। जैसे कि आपने लिखा, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हमने मान लिया, है ना। प्रश्न से क्या है,
एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या कह रहा है? सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। देखिए दो बातें हैं यहाँ पे। पहले जो हम लोग रेलगाड़ी का क्वेश्चन बनाए हैं उसमें एक ही रेलगाड़ी दिया हुआ था, है ना। वहां पे पहले हम समय मानते थे, तब कहा जाता था कि इतना चाल बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो समय इतना बढ़ जाता है या घट जाता है। यह हम लोग वही किए थे, लिए हुए थे। और अब क्या है कि दो रेलगाड़ी दिया हुआ है, दो रेलगाड़ी दिया हुआ है, एक सवारी है और एक एक्सप्रेस है। तो यह ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है ना, कि एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है ना, वह सवारी गाड़ी से क्या होगी? अधिक होगी। जो कि प्रश्न में भी दिया हुआ है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वह सवारी से कितना अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना। यानी कि प्रश्न में ही दिया हुआ है, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी? अब सवारी गाड़ी से 11 ज्यादा तो कितना हो जाएगा बताइए? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों जो गाड़ियां हैं समान दूरी तय कर रही है ना। यानी कि तय किया गया दूरी, तय किया गया कितना है बताइए? 132 किलोमीटर, है ना। अब सवारी गाड़ी कितना समय लेता है और एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय लेता है, इस समय को निकालेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा सूत्र उपयोग करेंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय का प्रयोग करेंगे, है ना। अब चाल बराबर दूरी बटा समय से जानिए, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा 4। अब सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय क्या होगा बताइए? t1 बराबर, तो समय बराबर दूरी बटा 4 है, तो दूरी कितना है? 132 किलोमीटर। क्योंकि सवारी हो या चाहे एक्सप्रेस हो, प्रश्न के अनुसार दूरी दोनों को एक ही तय करना है, तो दूरी तो 132 हो जाएगा। अब बटा 4, तो सवारी गाड़ी का औसत चाल कितना है? बोलिए, एक हमने समय निकाल लिया। अब क्या अगला क्या करेंगे बताइए? एक्सप्रेस गाड़ी का निकालेंगे, है ना। एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, तो बताइए क्या होगा? T2 बराबर 132 बटा अब देखिए यहां से इसके बाद हमने समझने का दो कंसेप्ट बताया है ना। कैसे इसको समझेंगे? ये पहले बताइए, ऊपर का मान दोनों में क्या है? बराबर है। नीचे का मान ज्यादा होगा तो पूरा परिमाण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब हर का मान बढ़ते जाता है तो परिमाण क्या होता है? घटते जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे 1/2, 1/3, 1/4, अब यहाँ पे देखिए नीचे बढ़ रहा है ना, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका परिमाण क्या होगा? घटते जाएगा, है ना। तो वैसे ही इस x और x प्लस 11 में कौन ज्यादा है? x प्लस 11 ज्यादा है। और जब x प्लस 11 ज्यादा है तो इसका समय कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। इस समय कम हो गया और इस समय ज्यादा हो गया, है ना। अब कौन समय किससे कम है? कौन समय किससे कम है? तो यह समय इससे कम है। अब प्रश्न कितना कम कह रहा है? 1 घंटा। तो कितना बराबर कितना लिखेंगे? बोलिए। तो T2 बराबर T1 माइनस। ये समझना महत्वपूर्ण है। अगर ये बात नहीं समझ में आए, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो अब बताए, यह भी दूसरा कंसेप्ट क्या करना है बताइए? सीधे देखिए, दोनों में कम ज्यादा ज्यादा कौन है? यह है। और कम कौन है? यह है।
तो ज्यादा घटाओ कम बराबर जितना समय प्रश्न में दिया उतना, हो गया है ना। और ज्यादा कम कैसे याद करते ही तो पता है ना। ऊपर वाला तो हमेशा समान रहेगा क्योंकि दूरी वही तय करना होगा। एक रेलगाड़ी दिया होगा तब भी, और 2 रेलगाड़ी दिया होगा तब भी, क्योंकि उसी के अनुसार क्वेश्चन भी आपको आएगा। अब रह गई बात खाली नीचे वाला, आपको बड़ा छोटा देख लेना है। नीचे जिसका मान बड़ा वह पूरा परिमाण छोटा, और नीचे जिसका मान छोटा वह परिमाण बड़ा। यह ठीक इसमें इस प्रकार से है ना। अब जैसे अगर यहाँ पर x - 11 लिखा होता तब कौन बड़ा तब कौन छोटा। अगर यहाँ पे x - 11 ले होता तब क्या होता, तब e बड़ा हो जाता, मतलब t2 बड़ा हो जाता और t1 छोटा हो जाता। क्योंकि यहाँ पर x - 11 होता और यह x होता, तो यहाँ पे मान कम हो जाता और यह मान ज्यादा हो जाता। बात समझ आ रही है। आप देखिए दोनों इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी होता है कि इस टर्म में कंफ्यूजन हो जाता है ना। इसको विद्यार्थी कितना ही करता है तो थोड़ा सा कुछ विद्यार्थी में होता है कि इसको उल्टा समझ करके यही बात को लिख देगा कैसे, t1 बराबर t2 - 1। और जब यह लिख देगा तो निश्चित रूप से उसका प्रश्न का जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वह गलत हो जाएगा। यही मेन पार्ट है ना। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आप एग्जाम में बना रहे हैं है ना, कभी कभी एग्जाम में चूंकि घबराहट हो जाती है ना, तो एग्जाम में बना रहे हैं और दिक्कत हो गया तो दूसरा कंसेप्ट याद रखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बड़ा छोटा देख लीजिएगा, बड़ा घटाओ छोटा और बराबर जो भी समय देगा कम या ज्यादा लगने वाला उसको बराबर कर लेंगे, हल करके आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए -1 इधर आएगा तो +1 और t1 अब +t2 इधर आएगा तो 1 बराबर t1 और -t2। अब देखिए t1 का मान 132/x, घटाओ t2 का मान 132/x + 11। अब बराबर कितना हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे क्या होगा बताइए। x × x + 11, x से भाग देंगे x + 11 बचेगा 132 × x + 11 है ना। अब माइनस यह कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। अब x से क्या करेंगे हम 132 में गुना कर लेंगे तो कितना लिखेंगे 132x। अब बराबर कितना होगा 1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ गुना कर लेंगे 132 से x में तो 132x प्लस, अब 132 में 11 से गुना करेंगे तो गुना कीजिए 11 दूना 22 का 2, हाथ लगा 2, 11 × 33 है 2, 35 का 5, हाथ लगा 3, 11 कम 11 3 14 माइनस 132x। अब बटा ये हो गया x², अब प्लस 11x बराबर 1। 132x से 132x कट जाएगा, x² + 11x 1 में गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा। तो x² + 11x अब प्लस 1452 इधर आएगा तो -1452 बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ पर क्या चाहिए, पहला टर्म प्लस है, बाद वाला टर्म माइनस है। तब बोलिए जोड़ने की क्रिया होगी घटाने की क्रिया होगी, घटाने की क्रिया। घटाने पे कितना चाहिए, आज गुना करने पे कितना चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ का टर्म मत समझिए, गुना करने पर यही मिलेगा, गुना करने पर इसके और इसके गुणनफल के बराबर मिलना चाहिए। हम 1452 मात्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ का परिमाण कितना है 1 है, तो 1 से 1452 गुना करें तो वही मिलेगा ना। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा लोग कि गुना करने पर केवल इसी के बराबर हमको खोजना है ना, दोनों के गुणनफल के बराबर देखते हैं है ना। अब बोलिए क्या करें, x² + x। अब ढूंढेंगे कि किसमें से किसको घटाएं कि हमको 11 मिल जाए है ना। अब इसके लिए क्या होगा बताइए, गुणनखंड करेंगे। 1452 का गुणनखंड कीजिए, 1452 का गुणनखंड करेंगे 2 से 14, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 है ना। 11 से 11 ठीक है। अब देखिए 11 तिया 33, 11 दूना 22, अब 22 दूना 44, 11 तिया 33 ठीक है। 44 में 33 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, और 44 में 33 घटाएंगे तो 1452 तो आइए जाएगा। क्या लिख देना
44 माइनस 33। ठीक है, बस समझ रही है। अब इसके बाद क्या करें, अब यहाँ पे इसको हम हल करेंगे। देखिए हल यहाँ पे करते हैं हम, है ना, केवल गुणनखंड करना है। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसका गुणनखंड हम करते हैं। क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1400, है ना, बराबर। अब बोलिए x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 44, है ना, फिर यहाँ पर x प्लस 44, है ना। जब 44 में 33 से गुना कर रहे हैं 1452 आ रहा है, तो 44 से 1452 में भाग देंगे तो 33 आएगा, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33 आएगा। माइनस का प्लस आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, बराबर 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 44 कॉमन, x माइनस 33 बराबर 0। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, जब x प्लस 44 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 44। अब बोलिए चाल माइनस में मिलेगा, नहीं मिलेगा। यह संभव है, नहीं है। तो यह होगा सर, नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे संभव नहीं है ना, संभव नहीं है। और जब x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर 33। x किसको माने थे, सवारी गाड़ी का चाल, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सवारी गाड़ी का चाल बराबर कितना, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल x प्लस 11 है, तो क्या लिखेंगे, 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद उसको लिख लीजिएगा, हो जाएगा। बात समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत भी है, किसी को पूरा समझ में आया ना, बन जाएगा। चलिए बनाइए इसको, उतारिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वह है, कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्ग की भुजा क्या होगी। आप जानते हैं कि जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं उसमें वर्ग मुख्य रूप से आपके अध्ययन में दो प्रकार से आता है, दो जगह से आता है। कहाँ पर, तो एक अलजेब्रा में वर्ग आता है और एक आता है ज्यामिति में, है ना। तो वर्ग का मतलब, अलजेब्रा में वर्ग का मतलब होता है, जैसे कि उसको कहते हैं, दोनों में अंग्रेजी का नाम स्क्वायर ही होता है ना। लेकिन अलजेब्रा में वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का जब दो बार गुना करते हैं तो उसके जो गुणनफल से जो प्राप्त मान होता है वो उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे हम 2 का वर्ग कहें तो क्या होगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, है ना। यह अलजेब्रा के लिए होता है। लेकिन यही जब हम ज्यामिति में जाते हैं तो वहां पे वर्ग क्या होता है, तो वर्ग चतुर्भुज का एक प्रकार होता है ना। चतुर्भुज के बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। चतुर्भुज क्या होता है, तो 4 भुजाओं वाली एक ऐसी ज्यामितीय रचना होती है जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो उस ज्यामितीय रचना को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए कि अब हमको वही कह रहा है कि 2 वर्ग दिया गया है, तो दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग 468 है और उनके परिमापों का अंतर 24 है ना। तो क्षेत्रफल जानते हैं कि कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह भुजा का पावर 2 यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग यानी कि 4 गुना भुजा होता है ना। तो उसी का प्रयोग करके काम यहाँ पर करना है। और चूंकि वर्ग का भुजा हमें निकालना है तो हमको पता नहीं है कि कौन भुजा ज्यादा है कौन भुजा कम है। हम अपने मन से कोई 2 वर्ग मान लेंगे और दोनों के भुजा को कुछ मान लेंगे, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर कौन सी पर निर्भर कर रहा है, भुजा पर निर्भर कर रहा है। तो ध्यान देंगे कैसे काम करते हैं, है ना। हम 2 वर्ग यहाँ पर बना लिए, एक वर्ग 1 हो गया और एक और वर्ग बना लिए, इसको वर्ग 2 दे देते हैं ना, है ना।
इस वर्ग की भुजा को x मान लिया, इसको y मान लिया, है ना। अब देखिए यहां पर लिखेंगे माना कि वर्ग, प्रश्नानुसार लिख लीजिए, कैसे लिखिए, वर्ग एक के लिए सब बताइए, इसको लिखिए ऐसे थोड़ा सा आसान हो। माना कि वर्ग एक की भुजा, वर्ग एक की भुजा बराबर कितना x, अब वर्ग दो की भुजा बराबर, यह हमने मान लिया। इसको क्यों माना, क्योंकि इसी के आधार पर सब काम करना है हमको, है ना। अब प्रश्न से थोड़ा सा और कुछ निकाल लेते, चूंकि क्षेत्रफल और परिमाप की आवश्यकता है तो अलग अलग हम क्षेत्रफल और परिमाप भी निकाल लेते। तो वर्ग एक के लिए, वर्ग एक के लिए वर्ग की भुजा बराबर कितना माने x, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, x का पावर 2, भुजा गुना भुजा, है ना। इसलिए वर्ग का परिमाप बोलिए क्या होगा, वर्ग का परिमाप होगा 4 गुना भुजा यानी कि 4x। कोई दिक्कत। फिर वर्ग दो के लिए, वर्ग दो के वर्ग की भुजा कितना माने, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो फिर वर्ग का परिमाप 4y, 4y, ठीक है, यह हो गया। अब देखिए यहां पर अब करना क्या है, अब प्रश्न से काम करना है, जो प्रश्न कह रहा है प्रश्न से क्या, तो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, वर्गों के क्षेत्रफल का योग बराबर कितना 468। तो क्षेत्रफल का योग यानी कि x स्क्वायर प्लस बराबर 468 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद इसको कर दिए समीकरण नंबर 1 और फिर कह रहा है परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर। अब देख लीजिए कि आप जो वर्ग बनाए हैं उसमें कौन वर्ग बड़ा बनाया और कौन वर्ग छोटा बनाया। देखिए दो बड़ा बना है, तो जो वर्ग बड़ा है उसका परिमाप भी बड़ा होगा। किसी भी ज्यामितीय रचना का जब भी परिमाप पूछा जाता है तो याद रखिएगा, परि का मतलब चारों ओर होता है और माप मतलब उसके चारों ओर का माप होता है ना। यानी कि वर्ग का परिमाप है तो चारों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप है तो तीनों भुजाओं का योग, या किसी भी तरह के ज्यामितीय रचना का परिमाप का मतलब होता है उसके सारे भुजाओं का योग, है ना। तो यहाँ पर आप परिमाप का अंतर कह रहा है तो बड़ा में छोटा घटाएंगे ना, तो परिमापों का अंतर पुनः प्रश्न से परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर कितना कह रहा है 24। तो अब देखिए 4y माइनस 4x बराबर कितना 24, 4 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस एक्स बराबर 24। तो y माइनस एक्स बराबर 24/4 यानी कि 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 6, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स। अब y का मान 1 में रख देंगे। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 1 तथा क्या होगा, अब बोलिए y का मान यहाँ पर लाके रख देंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस y के जगह पर कितना प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना 468, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी के स्क्वायर पर तोड़ देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना एक्स गुना 6 यानी कि 12 प्लस 36 बराबर 468,
2x स्क्वायर होगा जी प्लस 12x होगा जी प्लस 36 अब माइनस 468 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x इसको घटा दे 8 में 6 हो जाएगा 2, 6 में 3 जाएगा 3 और फिर कितना 4 माइनस बराबर 2 सबका गुणनखंड है 2 कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 दूना 4 2 कम 2 2 छक 12 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब बोलिए पहला पद प्लस में और बाद वाला पद तो क्या होगा क्रिया घटाने की होगी। घटाने पर कितना चाहिए और गुना करने पर कितना चाहिए तो 216 का गुणनखंड करें 2 होगा 1 होगा 0 8 2 पचे 10 2 चौका 27 गुना 3 नवा 3 त्रिका। देखिए तो इसमें से किसको घटाएंगे 6 आ जाए आए 18 12 3 गुना 6 3 तिया 9 दूना 18 और 3 का 9 गुना 18 3 और 3 गुना 6 गुना 12 ठीक है। अब लग रहा है कि सीख गए हैं आप लोग है ना। नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है मैंने काम जल्दी तक पहुंचने के लिए तो आप 2 टर्म खोजते रह जाइएगा कि किन 2 टर्म को निकाले घटाएं और करें है ना। तो x स्क्वायर प्लस x है ना क्या लिखे 18 माइनस 12 माइनस 216 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 216 बराबर 0 x कॉमन होगा जी x प्लस 18 फिर x प्लस 18 16 216 भाग देंगे तो 12 माइनस का प्लस आया तो क्या होगा बराबर 0 होगा। जी अब बोलिए क्या हो जाएगा प्रश्न को इधर से मिटाते हैं इधर रिजल्ट आ जाएगा। है ना क्या हो जाएगा बोलिए x प्लस 18 है ना तो क्या बचेगा x माइनस 12 बराबर जब x प्लस 18 बराबर तो x बराबर यह संभव है यह संभव नहीं है कि किसी भी वर्ग का या किसी भी ज्यामितीय रचना का भुजा माइनस में आ जाए संभव नहीं है अब फिर जब x माइनस 12 बराबर तो x बराबर 12 मीटर। अभी वर्ग 1 का भुजा हो गया तो वर्ग 1 का भुजा 1 का भुजा x बराबर 12 मीटर। क्लियर है। और समीकरण 2 से हम निकाल सकते हैं समीकरण 2 से है ना। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा वर्ग 2 का भुजा वर्ग 2 का भुजा y बराबर अब x का मान 12 6 बोलिए कोई दिक्कत बात समझ में आया ठीक है। तो इस तरह से आपका यह एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग कंसेप्ट पूरा द्विघात समीकरण का पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 में 5 क्वेश्चन है और एक क्लास में आपको हम पढ़ा देंगे खत्म हो जाएगा यानी कि फुल कंप्लीट हो जाएगा द्विघात समीकरण। जब यह द्विघात समीकरण कंप्लीट हो जाएगा तो इससे जुड़े हुए एक ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा आप लोग का है ना। और उसके बाद जो आप लोग का हेल्प बुक में जो परेशानी होगा तब तक आप हेल्प बुक का परेशानी बनाइए एक बार में एक क्लास में उस हेल्प बुक की परेशानी को हम लोग दूर कर लेंगे है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अगले क्लास में पुनः मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ है ना। और इसके अलावे एक बात और आपको बता दें कि अगर जो विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं इससे जुड़े हुए हैं वीडियो को देखते हैं वह अगर आगे भविष्य में बायोलॉजी से संबंधित अपने मार्गदर्शन को चाहते हैं बायोलॉजी में कैरियर बनाना चाहते हैं लाइफ साइंस में काम करना चाहते हैं बायोलॉजिकल साइंस में जाना चाहते हैं रिसर्च के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो सरकार भी इसके लिए ध्यान दे रही है। और आपके सहयोग हेतु
इसी चैनल का एक पार्ट बनाया गया है नेट क्रैकर के नाम से, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप उसे खोल करके सब्सक्राइब करें और उससे बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल साइंस के लिए, रिसर्च के फील्ड में जाने के लिए उचित मार्गदर्शन लें और उचित रूप से कार्य करें कि आगे आपको कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।